औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर सेकेंड ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कशन क्लास में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बेटा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है जिसमें तमाम चैप्टर्स के लिंक्स मौजूद हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर रहें। पहला सवाल है बेटा हमारे पास, एट व्हाट स्टेज माइटोसिस आर क्रोमोसोम्स अरेंज अलोंग प्लेन एट अ मिडल लाइन ऑफ द सेल। बेटा, पेज नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 172। आइए पेज नंबर 172 की तरफ बढ़ते हैं तो मेटाफेज में आपको वर्ड मिलता है द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है सेंट्रल लाइन, यानी आप अगर बुक रीड करते हैं तो आपको वर्ड मिलता है इक्वेटोरियल प्लेन, और जब आपको एमसीक्यू पूछा जाता है तो उसमें आपको कहा जाता है मिडल लाइन। तो आप कहते हैं सर इसका जवाब है मेटाफेज। हम ये भी साथ साथ सीख रहे हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके से हमें पूछे जा सकते हैं। फिर सवाल है बेटा, अ डिप्लॉयड सेल कंटेन इन इट्स न्यूक्लियस। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपको समझाते हैं कि सर डिप्लॉयड सेल में हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और हैप्लॉइड सेल्स में हमेशा ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपको हैप्लॉइड पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगला सवाल है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग। अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर मैं आपको पेज नंबर 169 की तरफ बेटा लेकर चलता हूँ तो पेज नंबर 169 में हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि एस फेज इज डेजिग्नेटेड एज सिंथेसिस स्टेज बिकॉज ड्यूरिंग एस फेज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब ऑप्शन में तो एस फेज दिया हुआ ही नहीं था, ऑप्शन में आपके पास इंटरफेस दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए बेटा, इंटरफेस में लिखा है इंटरफेस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब स्टेजेस G1 S एंड G2, यानी एस फेज में बेसिकली आपका डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बेटा इंटरफेस। तो सही जवाब हमारे पास इंटरफेस है, लेकिन एस फेज में सिंथेसाइज हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि सवाल किस तरह घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। फिर सवाल है, इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब स्टेजेस द करेक्ट सीक्वेंसेस। अब पेज नंबर 168 पर बेटा अगर हम दोबारा चलते हैं तो 168 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरफेस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब स्टेजेस G1 S एंड G2। तो आपके पास इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या बन जाती है? सर हमारे पास की करेक्ट सीक्वेंस बनती है G1 S और G2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ। डाउन सिंड्रोम किसकी एग्जांपल है? पेज नंबर 178 पर अगर हम जाते हैं बेटा तो डाउन सिंड्रोम के साथ ऊपर देखो लिखा हुआ है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्रोमोसोम, और ये एक्स्ट्रा एडिशनल क्रोमोसोम कहाँ पर लगता है सर? ये एक्स्ट्रा एडिशनल क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 21 पर लग रहा होता है, पेयर नंबर 21 पर। तो आपको ये बात भी याद रहेगी इंशाल्लाह। अ टाइप ऑफ ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड एज। पेज नंबर 170 पर इसके बारे में बेटा लिखा हुआ है। आइए देखते हैं पेज नंबर 170 पर क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 170 पर बेटा लिखा हुआ है एपोप्टोसिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल डेथ। दो होती हैं बेटा, एक नेक्रोसिस होता है और एक एपोप्टोसिस होता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सडन सेल डेथ और एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ से मुराद है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन में एवरी 28 डेज में हमारे पास जो है वो लाइंस ऑफ यूट्रस शेड हो जाती हैं। हर 120 दिन में आरबीसीज हमारे नए बन रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ है। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को याद कैसे करें, तो मैं इस तरह याद कराता हूँ कि पी से प्रोग्राम और एपोप्टोसिस में पी आता है तो आपको याद हो जाता है प्रोग्राम सेल डेथ क्या है, एपोप्टोसिस है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, म्योटिक प्रोफेज 1 सब स्टेज विद टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस। सर पेज नंबर 176 की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा और हम वहां देख सकते हैं बोल्ड हुआ लिखा हुआ हमें मिलेगा टर्मिनलाइजेशन, और वो किस में लिखा हुआ है? डायकाइनेसिस में लिखा हुआ है। तो सर इस सवाल का सही जवाब क्या बन जाता है हमारे पास? सर इस सवाल का सही जवाब बनता है डायकाइनेसिस। फिर सवाल है, म्योटिक प्रोफेज 1 सब स्टेज वेयर चियास्मेटा आर फाउंड। पेज 176 पर अगर हम जाते हैं स्टूडेंट्स तो डिप्लोटीन में हम चियास्मेटा लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर बोल्ड हुआ भी है, यानी जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए जिनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल हमारे पास आता है, इन एनिमल्स द माइटोसिस इज। एनिमल्स में माइटोसिस कैसा होता है? एम्फीएस्ट्रल, एनास्ट्रल, मल्टीएस्ट्रल या नो एस्ट्रल। पेज नंबर 173 हमने यहाँ पर बेटा लिखा
जैसे ही हम पेज नंबर 173 की तरफ जाते हैं तो पेज 173 पर हमें ऊपर लिखा हुआ मिलता है, इन एनिमल्स द माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल, यानी एनिमल्स में माइटोसिस क्या है, एम्फीएस्ट्रल। अच्छा, मियोसिस होता तो वो क्या होता है, एनेस्ट्रल्स होता है, जब कोई एस्टर नहीं बनेगा। ऐसे बेसिकली फ्लावर शेप जो स्पिंडल्स बन रहे होते हैं उन्हें हम नाम दे रहे होते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल, डबल। अगर मैं यहाँ एक डायग्राम आपको दिखाऊं तो इसमें अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे हम एस्टर्स कहेंगे, ये जो लाइन जनरेट हो रही है। तो एनिमल्स में ये डबल बनती हैं, इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, इसीलिए बेटा हम नाम दे देते हैं इसे एम्फी एस्ट्रल का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। इन शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं और चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।